डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। एक महीने पहले यानी एक महीने कुछ दिन पहले हमने यह सोचा कि एनसीईआरटी की मैथ्स हम लोग सॉल्व करें और यह प्लान बनाया कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की मैथ हम आप तक पहुंचाएं और शुरू किया। वीडियो पर वीडियो बनाते रहे, देर सुबह शाम देर रात, जब भी मौका मिलता बनाते रहते और आपको पता है कि कक्षा 6 पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके सारे एक एक सवाल, एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल सॉल्व किया गया और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया। सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ज़रा सोचिए, जब उनकी सारी टाइमिंग को जोड़ा गया कि देखे जगह सारे वीडियो लगभग 70-75 वीडियो के आसपास हैं, उतने सारे वीडियो की जब टाइमिंग जोड़ी गई तो पता कितना आई, 20 घंटे और करीब 56-57 मिनट के आसपास आई, अर्थात 21 घंटे। मतलब यह सोच लो, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, जिसमें से केवल 21 घंटे अगर कोई आदमी पढ़ दे तो कक्षा 6 का एक एक सवाल लगाया जा सकता है। तो इसी क्रम में अब हम शुरू करते हैं कक्षा 7वीं कक्षा में जब हम चलते हैं तो लेसन के नाम लगभग वही मिल जाएंगे आपको। जैसे इसमें पहला जो लेसन है उसका भी नाम पूर्णांक ही है, पूर्णांक। जैसे उसमें भी पहला नाम पूर्णांक था, इसका भी पहला नाम पूर्णांक है। इंटीजर बोलते हैं इसको, इंटीजर। और जब इंटीजर शुरू करते हैं तो इसमें फिर 1 2 3 4 करके एक्सरसाइजेज में बस यही देखना है, प्लस माइनस, ऊपर नीचे जाना है तो ऊपर जाना है तो प्लस। याद करिए, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि ऊपर जाएं तो प्लस, दाहिनी तरफ जाएं तो प्लस, बाएं तरफ जाएं तो माइनस और नीचे जाएं तो माइनस। बस यही मामला है। यानी और जो हमारी संख्या रेखा है बीच में 0 और बाएं तरफ माइनस और दाहिने तरफ प्लस, बस यही इतना ध्यान रखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी एक्सरसाइज और पूरा लेसन समाप्त किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 शुरू करते हैं तो इसके एक एक सवाल को हम पढ़ते हैं और आप खुद ही बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक डायग्राम जैसा बनाया गया है। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित में लिखा गया है। अब एक सीरीज बनाई गई है, ऐसे बनाई गई रेखा जिसमें 5 है। मान लो ये 5 है, इस पर लिखा है शिमला, यहाँ 0 है और 0 से 2 यूनिट इधर यहाँ लिखा श्रीनगर, यहाँ पे -5 लिखा है। और आगे चलिए तो -5 के बाद 1 2 तीसरे नंबर पर लिखा है लाहुल स्पीति नाम है, प्लेस का नाम है। और अगर हम दाहिनी तरफ चलते हैं तो ये 10 है और ये 1 2 3 4 यानी इस पर चलेंगे तो ऊटी लिखा हुआ है, ऊटी नाम सुना होगा। फिर यहाँ पर 20 लिखा है, 15, ये 15 है, फिर ये 20 है और 20 के बाद 2 यूनिट के बाद बेंगलोर लिखा हुआ है, बेंगलोर। बस इतनी सी बात दे दी गई है और ये रेखा ऐसे चली गई है दोनों साइड में। अब आप समझ सकते हैं डिग्री सेल्सियस आइए, ये 0 है, ये देखो 5 10 15 20 बड़े बड़े खाने हैं और इनके बीच के खाने को 5-5 भागों में बांटा गया। अब सवाल शुरू होता है। पहला ए पूछा गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। भाई देखो, अगर हमको लाहुल स्पीति का, अब सही लिख देते हैं, लाहुल स्पीति का डिग्री बताना है तो ये देखो 5 6 7 8 -8 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा, अगर हम श्रीनगर लिखें तो श्रीनगर का हम लिख सकते हैं 1 2 यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला की बात करें तो शिमला कितना मिल जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी की बात करें तो ऊटी कितना मिल जाएगा, 10 है, 11 12 13 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और बंगलोर की बात करें
तो बंगलोर मिल जाएगा, ये 20 है, 21 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने सबके नाम लिख दिए, जो कि साफ साफ लिखा हुआ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा सवाल है, इसमें बी पूछा गया है कि उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमानों में क्या अंतर है। देखो, सबसे गर्म तापमान बंगलोर का है और सबसे ठंडा लाहौल स्पीति है। उनका अंतर पूछा गया है, अर्थात आप क्या करोगे, 22 में से -8 घटा दो। जब आप 22 में से -8 घटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 22 + 8 यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो डिफरेंस आया है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, क्योंकि 22 तो 0 के इधर है और ये 8 इसके इधर है, तो पूरा गैप देखेंगे तो 22 + 8 30 हो जाएगा। तीसरा सी पूछा गया है, सी में पूछा गया है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। देखो, श्रीनगर है -2 और लाहौल स्पीति है -8, तो घटा दो ऐसे, -2 में से -8 घटा दो, तो ये हो जाएगा -2 + 8 यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर दिख रहा है। डी में बात करें तो लिखा, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। और चेक कर लेते हैं, सवाल क्या है, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। शिमला मतलब 5 होता है और श्रीनगर का मतलब -2 होता है, तो ऐसे सोचोगे 5 + -2 बराबर 3। तो जो इनके तापमानों का योग है वह श्रीनगर के तापमान से भी कम है। क्या हम दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? नहीं भाई, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो योग है, देखो 5 करोगे और ये -2 करोगे, जब दोनों का तापमान जोड़ा जाएगा, अच्छा तो जोड़ते समय क्या हो जाएगा कि ये है -2 और ये है +5, जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री श्रीनगर से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर में तो -2 है, ठीक है ना। तो ये है सिंबल की कहानी। अब चलिए, पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, कितना है, 25, -5, -10, 15 और 10, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। 5 एग्जाम उसने दिया, तो इसमें 25 पाया, ये सब प्लस किया हुआ है। अब चलो जोड़ा जाए, तो हम देखते हैं कि ये और ये 3 गिनतियां पॉजिटिव दिख रही हैं, ये 2 गिनतियां नेगेटिव दिख रही है। तो जो पॉजिटिव है उन्हें जोड़ लो आप, 25 + 15 40, 10 50, और 50 में से आपको घटा देना चाहिए 10 5 15, कितना आ जाएगा 35, यानी उसको मिला है कुल 35 अंक। आगे अगर हम देखें तो लिखा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 था। ये तीसरा सवाल है, सोमवार को -5 डिग्री टेम्परेचर था, मंगलवार को 2 सेंटीग्रेड कम हो गया। बताओ मंगलवार को क्या हुआ, 2 डिग्री कम हो गया, अर्थात -5 में से -2 घटाओ, कितना हो जाएगा -7 डिग्री हो गया। अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। अब चलो बुध की बात करें, बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया, तो -7 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा -3 हो गया। अब कह रहे हैं बुधवार को तापमान कितना था, तो बोलोगे -3 डिग्री सेंटीग्रेड। दरअसल इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ प्लस माइनस का प्रयोग दिखाया गया है कि कितना बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगर आपने कक्षा 6 पढ़ा होगा तो इस तरह के सवाल आपको वहां पर भी मिले थे। लिखा हुआ है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। समुद्र, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बता दो। अच्छा चलो ये समुद्र तल मान लें, ये सवाल नंबर 4 है। ये समुद्र तल है, तो इसके ऊपर 5000 मीटर पर यह जहाज उड़ रहा है। 5000 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5000 मीटर, और ये जो पनडुब्बी है ठीक इसके नीचे है, और कितना नीचे है 1200 मीटर नीचे, यहाँ पे पनडुब्बी है।
ये है पनडुब्बी और ये है हवाई जहाज, हवाई जहाज। तो बताओ, कह रहे हैं इसके बीच की दूरी टोटल बता दो। तो फिर ये दोनों जोड़े जाएंगे, कितना हो जाएगा 5000 प्लस 1200, कितना हो गया 6200, 6200 मीटर की दूरी मिल जाएगी। तो अब क्या हुआ, अगला सवाल आपके पास मिल जाएगा पांचवा। चौथा सवाल पूरा हुआ, आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न में लिखा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के पश्चात मोहन के पास शेष राशि क्या रह गई। भाई देखो, जमा करने को हम प्लस कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जमा करेंगे जब हम तो उसको हम प्लस समझते हैं, प्लस। और जब उसमें से निकालेंगे, निकाली राशि को, निकाली गई राशि जो है उसको हम माइनस से व्यक्त करते हैं। तो बताइए, उसने 5000 रुपया जमा किया था, सॉरी 2000 रुपया जमा किया था, उसने 2000 रुपया जमा किया था और उसने निकाल कितना लिया, 1642 रुपया निकाल लिया, तो माइनस हो जाएगा। अब कह रहे क्या बचा उसके पास, चलो घटा दो। 10 में से 2 घटाए 8, 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 6 घटाए 3 और 1 में से 1 घटाए 0। 358 रुपया उसके पास बच गया होगा खाते के अंदर। ठीक है, एक घटाने वाला तरीका आप देख लो, बहुत बेहतरीन है, जल्दी समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न है छठवां। छठवां में पूछा गया है कि रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। ध्यान दीजिएगा, कोई बिंदु ए है, यहां से पूरब की ओर बी बिंदु पर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी सड़क पर के अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अच्छा बताओ, जब पूरब की ओर 20 गई है, यहां पहुंच गई, अब यहां से वापस जाएगी 30 किलोमीटर, तो क्या होगा, 20 तो यही आएगी, अब इस जगह से 10 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। कहां पहुंच गई, मान लो सी पर पहुंच गई। चलो, यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। भाई देखो, ये प्लस 20 है और ये माइनस 30 है। जरा सोचो, अगर हम इस प्लेस को 0 समझते हैं तो आप प्लस 20 और माइनस 30 करते हो, इसका मतलब आप माइनस 10 पर पहुंचे हो, अर्थात इस 0 से 10 किलोमीटर पश्चिम पर आप पहुंच चुके हैं। कितना आसानी से आप समझ सकते हैं, और आपके पास यहाँ पर चित्र भी बनाया गया होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आता है आपका सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में मायावी वर्ग के बारे में बताया गया। अब ये मायावी वर्ग क्या होता है, दरअसल एक ऐसा वर्ग बनाया जाता है जिसमें चाहे जिधर से जोड़ा जाए सेम संख्या आती है, चाहे आप उसको खड़ी खड़ी लाइन में जोड़ें, चाहे पड़ी पड़ी लाइन में जोड़ें, और चाहे डायगोनली देखें, तो उसके अंदर बराबर संख्या आती है, यानी जोड़ सबके बराबर होते हैं। ऐसे वर्ग को मायावी वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ग बनाया गया है और आपसे पूछा गया है कि दोनों में से मायावी कौन है। तो मैं बना रहा हूँ, दोनों आप ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद खुद तय करिए इसमें से कौन मायावी है। ये पहला है और यहीं पर एक दूसरा बना देता हूं। तो इसमें डिजिट लिखा है 5, -5 और 0। ये है -1, -2 और 3। यहाँ है -4, 7 और -3। और इसमें लिखा है 1, -4, -6। यहाँ लिखा है -10, -3 और 4। यहाँ लिखा है 0, -2 और -7। तो चलो चेक करते हैं। अगर इसको जोड़ा जाए तो इसका जोड़ कितना आता है, 0। कैसे, 5 और -5 0 और प्लस 0 0 आ जाएगा। और इसका जोड़ कितना रहा, 2 1 3 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी कट गया, ये भी 3 आ गया। इसको जोड़ा जाए कितना है, 4 3 7 और 7, ये भी 0 आ गया, यानी इन तीनों का जोड़ 0 आया। अच्छी बात। अब चलो इधर से जोड़ा जाए तो 5 और ये दोनों मिलकर -5, इसका जोड़ भी 0 आ गया। इसको अगर देखा जाए तो ये दोनों जोड़ करके -7 और +7 मिलकर के ये भी 0 आ गया। इसको देखा जाए तो -3 + 6 मिलकर ये भी आ गया, यानी खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दोनों बराबर हो गए। अब डायगोनल देख लिया जाए। डायगोनल देखते हैं तो 3 2 5 माइनस का और 5 प्लस का, ये भी 0 हो गया।
अब इधर देखा जाए तो -4 -2 -6 आ गया, नहीं हो पाया। देख रहे हो, खाली एक लाइन यही डायगोनल नहीं सेट हो पाया, तो आप कह सकते हो कि ये मायावी वर्ग नहीं है। अब अगर ये नहीं है और 2 ही दिया गया तो फिर ये होना ही होना है। और इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको जोड़े तो 6 4 -10 और +1 -9 आया, इसका जोड़ -9। इसको देखा जाए 13 -13 में से 4 घटाया जाए तो -9 ये भी आ गया, और इसको दोनों जोड़ा जाए तो -9 ये भी आ जाएगा। आगे बढ़िए, तो 7 और 6 13, 13 में से 4 घटा दो -9 ये भी आ गया, 4 3 7 दोनों -9 ये भी आ गया, और 10 में से 1 घटा दो -9 ये भी आ गया। अब चलो इसको देखते हैं, 7 3 10 -10 और +1 -9 ये भी आ गया। इसको देखते हैं, -6 -3 9 और ये भी आ गया। यानी इसके सब तरफ से चाहे जैसा जोड़ो -9 बार बार उत्तर आ रहा, इसका मतलब ये मायावी वर्ग है। ये इतना बताना था। तो अब एक सोचो, इस सवाल को देने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि आपको माइनस और प्लस का जोड़ घटाना रफ्तार में आ जाए, यही सिखाना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां सवाल। 8वां क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए, ए और बी का मान दिया गया है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ये तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट जब हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। सत्यापन कीजिए। अब बताओ, पहला दिया गया है ए बराबर 21 और बी बराबर 18। तो कह रहे सत्यापन कीजिए, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए इस समीकरण का सत्यापन कीजिए। भाई सत्यापन करो तो बराबर ही आएगा, और क्या आएगा? देखो 21 माइनस 18, तो जब आप इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? 21 प्लस 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे दूसरा दिया गया है ए बराबर 118 और बी बराबर 125, क्या बन जाएगा? 118 माइनस 125, तो बराबर हो जाएगा 118 प्लस 125। खाली सत्यापन करना, कुछ करना नहीं है। तीसरा दिया गया है ए बराबर 75 और बी बराबर 84, इसका मतलब 75 माइनस 84 बराबर 75 प्लस 84। चौथा दिया गया है ए बराबर 28 और बी बराबर 11, अर्थात 28 माइनस 11 बराबर 28 प्लस 11। कुछ नहीं करना है, खाली आपको लिखने की आदत डालनी है। अभी आप कक्षा 7 में चल रहे हैं और कक्षा 7 में आपको केवल सीखना ही सीखना है। तो तमाम छोटी चीज़ें लिख करके आपको दिखाई जा रही है कि आपको लिखने की आदत पड़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल के ऊपर। 9वां में लिखा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में संकेत बनाना है आपको, यानी छोटा बड़ा और बराबर का संकेत बनाना है। चलिए हम पहला सवाल करते हैं, 9वां का ए। इसमें दिया गया है -8 प्लस -4 और बीच में ब्लॉक बना है और यहाँ लिखा है -8 और -4। तो चलो पहले लिख डालते हैं, फिर बी लिख लेते हैं। बी में लिखा है -3 प्लस 7 -19 और फिर यहाँ पे ब्लॉक बना है और यहाँ लिखा है 15 -8 प्लस -9। सी में लिखा है 23 -41 प्लस 11, फिर ब्लॉक बना है और फिर यहाँ लिखा है 23 -41 -11। डी लिखा गया है 39 प्लस -24 -15, फिर ब्लॉक बना है और लिखा है 36 प्लस -52 -36 और आखिरी ई दिया है -231 प्लस 79 प्लस 51, फिर ब्लॉक है और यहाँ लिखा है -399 प्लस 159 और प्लस 81। अब इसमें कह रहे हैं कि बराबर लिखना, छोटा या बड़ा लिखना। आओ चेक करते हैं। ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो ये -12 आएगा और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा? -8 और +4 हो जाएगा, तो प्लस -4 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू आ रही है -12, इसकी वैल्यू आ रही है -4। बड़ा कौन है? ये ध्यान रखना होगा, जो निगेटिव में छोटी गिनती होती है उसे बड़ा माना जाता है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो 12 बड़ा होता, लेकिन जब चिन्ह लगा हुआ है तो ये आपका बड़ा हो गया।
आगे देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि 19 माइनस का है और 3 माइनस का है, तो 19 और 3 22 हो जाएगा। 22 में से 7 घटाया जाए कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आ गया -15। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको चलो हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 15 में से 8 घटाओगे 7, और 7 में -9 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। बोलो, और अब देखो क्या हुआ कि ये -2 है, ये -15 है, निश्चित रूप से -2 बड़ा है। आगे देखिए यहाँ पर, तो 23 और 11 पहले जोड़ लेते हैं, 23 और 11, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। कितना हो गया 23 1 24 10 34। अब 34 में से 41 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा 34 और 6 1 7, -7 यहाँ पे आ गया। और यहाँ चेक करा जाए तो अब क्या हुआ 41 और 11 पहले जोड़ लिया जाए, क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो ये 52 हो जाएगा। 52 में से 23 घटाया जाए, अगर आप 52 में से 23 घटाते हैं तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये हो जाएगा -29। अब आप देख सकते हो ये -7 है, ये -29 है, निश्चित रूप से 7 बड़ा है क्योंकि माइनस का है। यहाँ चेक करते हैं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो 39 में से इन दोनों को घटाना है। तो चलो 39 में से हम घटाएंगे किसको, 5 4 9 2 1 3। 39 में से 39 घटा रहे हैं, 0 आ गया इधर। इधर क्या आ गया भाई, इन दोनों को पहले देखोगे तो ये ब्रैकेट हटाते ही ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 52 घटाना होगा। तो 36 और 36 हो जाएगा 72, और 72 में से जब आप 52 घटाओगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब बताओ ये 0 है और ये 20 है और ये पॉजिटिव 20 है, निश्चित रूप से 20 बड़ा होगा कि नहीं होगा। आइए देखिए आखिरी सवाल। तो यहाँ पे दिया गया है ये माइनस का है, ये दोनों प्लस का है, तो इन दोनों को पहले इकट्ठा करते हैं। -231 और प्लस 9 1 10 5 7 12 1 13। अब जब घटाएंगे आप तो माइनस में उत्तर आएगा। 11 में से 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3 गया 0, 2 में से गया 1, -101 आया। यहाँ पर चेक करते हैं, इन दोनों को पहले इकट्ठा करते हैं। -399 है और प्लस 9 1 10 1, 9 5 14 1 और 1 1 2। घटाते हैं, माइनस में उत्तर आएगा 9, 9 में से 4 घटाए 5, 3 में से उठाए 1, ये माइनस है। बताओ ये -101 है, ये -159 है, कौन बड़ा है, -101 बड़ा है। मैंने बताया कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो जो छोटी संख्या वो सबसे बड़ी मानी जाती है, और अगर बड़ी है तो उसे छोटी मानी जाती है। ये आपका 9वां सवाल था। क्या समझने में कोई समस्या आ रही है? अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। हमारे पास 10वां क्वेश्चन है। देखो, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है। कितने छलांग में वह पानी तक पहुंच जाएगा? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मान लो उसको ऐसे जाना है नीचे, यह आपका 10वां सवाल है। तो ये पहली सीढ़ी है और ये 9वीं सीढ़ी पर पानी है। मुझे यानी 9 मीटर समझ लो उसको जाना है, कुल मिला के 9 मीटर जाना है, 9 सीढ़ियाँ तय करनी है। तो कह रहे हैं एक बार में वो 3 जाएगा और अगली बार में 2 वापस चला जाएगा, यानी 2 छलांग में वो सिर्फ 1 यूनिट चल पाया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार में 3 छलांग नीचे आएगा और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, तो 2 छलांग हो गए। 2 छलांग में चढ़ कितना पाया, उतर कितना पाया? केवल 1 सीढ़ी। आपको क्या करना चाहिए, चूंकि 9 सीढ़ियाँ उसे उतरनी है और एक छलांग में वो 3 सीढ़ी छलांग मार सकता है, तो आप पहले 9 में से 3 घटा दें। वो बंदर वाला सवाल है। अब क्या हुआ, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 6 दूनी 12 राउंड पहले वो करेगा। देखो, एक राउंड में 3 गया और फिर एक राउंड में 2 वापस आया, यानी 2 छलांग में 1 मीटर। तो एक सीढ़ी गया है 2 छलांग में, तो 6 सीढ़ी जाएगा। तो 6 सीढ़ी वो जाएगा कितने छलांग में? 12 छलांग में। तो कहाँ पहुंच जाएगा? वो 6 नंबर पर पहुंच जाएगा। क्लियर? अब यहां से जब अगला छलांग मारेगा तो 3 सीढ़ी तो कूद ही जाएगा। तो यानी 13वां छलांग जो होगा, यानी एक छलांग और मार देगा, तो कह सकते हो आप 13वां छलांग में वह पानी पा जाएगा। पा जाएगा नहीं पा जाएगा? क्लियर हो रही बात? कि वहां से जितना उसकी कूदने की क्षमता है एक बार, उसको टोटल में से माइनस कर दिया जाए और फिर उसको चलाने के बाद इसको एक बार के लिए रखा जाए, तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल है, इसी में से दूसरा भी पूछा गया है कि वह पानी पीने के पश्चात वापस आना चाहता है। चलो, अब 9 सीढ़ी ऊपर जाना है उसको।
ऊपर जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वो एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां पीछे की ओर घूम जाता है। तो कितनी छलांगों में वापस पहली सीढ़ी पहुंच जाएगा? अच्छा बताओ, अब उसको 9 सीढ़ी जाना, मान लो ये पहली सीढ़ी है और ये 9वीं सीढ़ी है। कह रहे एक छलांग में वह 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, 4 सीढ़ियां। तो अगर एक छलांग में वो 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाता है तो आप पहले 4 इसमें से घटा 9 में से, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 5 पर। लेकिन ध्यान रखना होगा ये 5 जो है 2 से नहीं कट रहा है। 2 कहाँ से आया? देखो बताऊं कहाँ से आया, क्योंकि कह रहा है अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। भैया 4 ऊपर गया और 2 पीछे आया, तो एग्जैक्टली तू चढ़ पाया ना। हम इसको सीधा सीधा बना लें ऐसे, ये 1 है और ये 9 है। तो अगर आप इसमें से 4 माइनस करते हो तो यहाँ बचेगा 5। यह 5 2 से विभाजित नहीं होगा, तो क्या करें? इसे 2 से विभाजित करना होगा, तो 6 बनाना होगा। इसको हम ऊपर ले लेते हैं 3 और ये बन जाएगा 6। ऐसे बांट लो इसमें। अब क्या होगा देखो, एक छलांग में 4 गया और अगली छलांग में 2 वापस आया, यानी 2 छलांग में चढ़ पाया 2 मीटर। देखो 2 छलांग में 2 मीटर चढ़ पाया। 2 मीटर का मतलब 2 सीढ़ी कह सकते हो आप। तो बताओ एक छलांग में कितना जाएगा? 1 मीटर, 1 सीढ़ी। तो बताओ 6 छलांग में कितना जाएगा? 6 सीढ़ी। 6 छलांग में कितना जाएगा? 6 सीढ़ी। यहां तक तो वो पहुंच गया। लेकिन अब जो यहाँ 6 सीढ़ी पहुंच गया, तो यहां से जो ऊपर पहुंचेगा तो एक एक छलांग तो जाना पड़ेगा, और बल्कि एक भी पूरा नहीं जाना पड़ेगा। फ्रैक्शन की बात है, क्योंकि एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर जा सकता है और 3 ही जाना है। तो सेकंड भी कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर मिनट सेकंड का मामला है नहीं तो हम फ्रैक्शन में समय निकाल देते। तो 6 बार यहाँ छलांग मारा है और 1 छलांग और मारना पड़ेगा, यानी 7वां पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन आप उसको 7 छलांग लिख ले जाओगे, क्योंकि अगर ये समय होता मिनट सेकंड का तो हम मिनट सेकंड जरूर निकाल देते फ्रैक्शन में। अब छलांग में मिनट सेकंड क्या निकालेंगे? ठीक है ना, इस तरह से वो आ जाएगा। अगला एक आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से। इसमें दिया गया है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। गति को निरूपित कीजिए। आइए देखते हैं। अगर हम पहली गति देखें ए में, तो यहां लिखा है -3 और +2, ऐसे होता जा रहा है। अच्छा बताओ, और फिर बराबर क्या लिखा है? -8। यानी यहां कुछ आपको भरना है, प्लस डैश, ये आपको इस जगह पे भरना है। बताओ क्या भरेंगे आप? -3 और +2, हमारे पास -1 है और हमको चाहिए कितना? -8। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? -7 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं? देखो -3 और +2 मिलकर कितना हुआ? -1, और हमको चाहिए कितना? -8। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? -7। क्लियर? ये खाली जगह भरने के लिए था। दूसरा सवाल है, इसमें ए था और बी देख लो। बी में लिखा है 4 - 2 प्लस डैश, और उसके बाद यहाँ प्लस था, हाँ, और यहाँ पर है बराबर 8। बताओ 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 बचेगा। अब 2 में हम क्या मिला दें कि 8 हो जाए, तो क्या आ जाएगा? 6। तो आप देख सकते हो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर केवल और केवल प्लस माइनस पर दौड़ लगानी थी। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। नहीं आया होगा जरूर मैसेज करके बताइए, कमेंट जरूर किया करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।